हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिन कुमार गुप्ता, एचओडी साइंस, निशान क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, कोटा। एक बार फिर निशान वीडियो प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे पिछले 3 वीडियो में पहला वीडियो बायो का, दूसरा वीडियो केमिस्ट्री का और तीसरा वीडियो फिजिक्स का था। आज मैं आपको 10वीं क्लास के एक चैप्टर नंबर 3 आनुवांशिकी या जेनेटिक्स की जानकारी देता हूं। इसमें से परीक्षा के अंदर 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 नंबर का एक प्रश्न आता है इसके अंदर। आप देखिए, इस चैप्टर का नाम है आनुवांशिकी या जेनेटिक्स। और प्रजनन क्रिया में माता पिता से संतान के अंदर कुछ गुणों का संचरण होता है, जिन गुणों को आनुवांशिक गुण कहते हैं, और उन गुणों के जाने की क्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिकता को वंशागति भी कहते हैं। और ध्यान रखें, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर आनुवांशिकता का या उसको नियंत्रित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। ध्यान रहे, आनुवांशिकी या जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बैटसन ने किया था और इस शब्द को उन्होंने जीन से लिया था। आप लोग देखिए, इस प्रकार से संबंधित मैटर के रूप में ये आपको मेंडलवाद के तहत नज़र आ रहा है। मेंडल ने आनुवांशिकता से संबंधित मैटर दिया था। मेंडल को आनुवांशिकता का जनक भी कहा जाता है। ग्रेगर जोहान मेंडल दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए ग्रेगर जोहान मेंडल, जिन्होंने उद्यान मटर या पायसम सेटाइवम पर अपने प्रयोग किए थे। उद्यान मटर या पायसम सेटाइवम से रिलेटेड मैटर के रूप में आप देखिए, इन्होंने मटर के पौधे को क्यों चुना। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, 7 स्वभाव का होता है, जिसे कम जगह में अधिक संख्या में उगाया जा सकता है। मटर का पुष्प द्विलिंगी भी होता है, उसमें स्वपरागण आसानी से हो सकता है। ये इससे संबंधित मैटर था। मेंडल ने जिन 7 विपर्यासी गुणों का अध्ययन किया था अपने प्रयोगों के लिए, वो देखिए आपको ये दिखाई दे रहे हैं। पादप की ऊंचाई, पुष्प की स्थिति, परिपक्व फली की आकृति, अपरिपक्व फली का रंग, पुष्प का रंग, बीज की आकृति, बीज का रंग, इन 7 विपर्यासी गुणों पर मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे। मेंडल की दुर्भाग्यवश 1884 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। उस समय मेंडल के नियमों का इतना बोलबाला नहीं था। तो फिर मेंडल की पुनर्खोज, मेंडलवाद की पुनर्खोज जिन वैज्ञानिकों ने की थी, आप देखिए आपको नज़र आ रहा है, हुगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस, एरिक वॉन शेरमार्क, इन तीनों ने मेंडलवाद के पुनर्खोज की थी। ये मेंडलवाद के पुनर्खोज करने वाले वैज्ञानिकों के नाम से भी जाने जाते हैं। ध्यान रहे, मेंडल ने अपने प्रयोगों के अंदर पहले एक जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था, जिसको उन्होंने एक संकर संकरण नाम दिया। ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको, जैसे कि मटर के लंबे पौधों का बौने पौधों से संकरण। उसके बाद उन्होंने 2 जोड़ी लक्षणों पर अध्ययन किया। ये देखिए द्विसंकर संकरण दिखाई दे रहा है आपको। द्विसंकर संकरण में उन्होंने गोल व पीले का झुर्रीदार व हरे पौधों से संकरण करवाया। ध्यान रखें, मेंडल ने अपने एक संकर संकरण व द्विसंकर संकरण पर आधारित वंशागति के 3 नियम बनाए। ये देखिए, पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, तीसरा नियम स्वतंत्र अफ्यून का नियम। ध्यान रखें, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम उनके एक संकर संकरण पर आधारित थे, और स्वतंत्र अफ्यून का नियम उनका द्विसंकर संकरण पर आधारित था। प्रभाविता का नियम, उन्होंने कहा कि जब एक जोड़ी शुद्ध गुणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में यानी कि F1 पीढ़ी में देखो, जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण छिपा रहता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ये देखें, मेंडल ने लंबे पौधों का, जिसके दोनों कारक दोनों कैपिटल टी, बौने पौधों का, जिसके दोनों कारक स्मॉल टी, इनके बीच में संकरण कराया। तो F1 पीढ़ी में मेंडल को सभी पौधे संकर अथवा अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए, और जिसको उन्होंने एक प्रकार से लंबेपन को प्रभावी लक्षण और बौनेपन को अप्रभावी लक्षण कहा। पृथक्करण का नियम देखिए आप, इसमें मेंडल ने कहा कि F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर संतति विषम युग्मजी होती है, जिसमें एक कारक प्रभावी लक्षण का और दूसरा कारक अप्रभावी लक्षण का होता है। ये दोनों कारक जीवन भर साथ साथ रहते हैं, किंतु एक दूसरे को संदूषित अथवा खराब नहीं करते हैं, और जब भी युग्मक निर्माण होता है तो दोनों एक दूसरे से अलग अलग होकर अपना प्रभाव दिखाते हैं। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है पृथक्करण के नियम का रेखा चित्र।
देखो 3 लंबे पौधे हैं, 1 बौना पौधा है, ये इसका लक्षणीय अनुपात है। 3 लंबे पौधों में से एक आपका जो है शुद्ध लंबा है, 2 विषम युग्मजी यानी कि अशुद्ध लंबे हैं और एक जो है शुद्ध बौना है। तो इसका जो समजीनी अनुपात या जीन प्रारूप अनुपात हुआ 1:2:1 हुआ। संकर पूर्वज संकरण, इसमें मेंडल ने F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर संतति का संकरण, पहले प्रभावी लक्षण यानी कि दोनों कैपिटल टी जिसको उन्होंने बाह्य संकरण नाम दिया, फिर अप्रभावी लक्षण यानी कि दोनों स्मॉल टी जिसको उन्होंने ये दे के परीक्षण संकरण नाम दिया। संकर पूर्व संकरण और परीक्षण संकरण को अभी 2020 की 10वीं क्लास की परीक्षा में पूछा गया है 4 नंबर का। ये देखें मेंडल का अंतिम नियम नज़र आ रहा है विद्यार्थियों आपको, स्वतंत्र अफ्यून का नियम। स्वतंत्र अफ्यून का नियम, जब भी 2 या 2 से अधिक लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है, स्वतंत्र अफ्यून के नियम में यही मैटर है कि जब भी 2 या 2 से अधिक लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। एक लक्षण की वंशागति का प्रभाव दूसरे लक्षण की वंशागति पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता। ये देखिए स्वतंत्र अफ्यून के नियम का रेखा चित्र आपको दिखाई दे रहा है जिसको चेकर बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्र अफ्यून के नियम से संबंधित मैटर के बाद मेंडल के वंशागति के नियमों का आनुवांशिक महत्व, ये देखें मेंडल के वंशागति के नियमों का आनुवांशिक महत्व। इसमें मेंडल ने कहा कि जीव शरीर में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है। इस वजह से हमारे शरीर में भी बहुत सारे हानिकारक बीमारियों के जीन उपस्थित होते हैं, लेकिन वो अप्रभावी होने के कारण हमारे शरीर में प्रकट नहीं हो पाते हैं। मेंडल ने ही सबसे पहले ये कहा था कि किसी भी जीव के अंदर एक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं। आज अपन मेंडल के नियमों का उपयोग करके मानव की संतति मतलब मनुष्य के लिए जब इसको काम में लिया जाता है तो उसे सृजनकी बोला जाता है। हानिकारक लक्षणों को दूर किया जा सकता है, संकर संततियां पैदा की जा सकती है। तो ये चैप्टर नंबर 3 की ब्रीफली जानकारी मैंने आपको दी। आगे और वीडियो के साथ हम निशान क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के वीडियो प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।